हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग इस समय एसएससी एमटीएस 2023 के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 2022 और 2021 के पेपर सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो 23 में भी आज हम 13वां सेट करने जा रहे हैं, मतलब 12 सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम 13th वाला सेट कर रहे हैं। आज जो पेपर हुआ था वो था कौन सा, 8 सितंबर का। 8 सितंबर का शिफ्ट फर्स्ट, हर दिन 3 शिफ्ट हुई है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में। तो इसका मतलब 4 दिन हम लोग 4 दिन का पेपर लगा चुके हैं। 1 का, 4 का, 1 का, 4 का, 5 का और 6 का, इतना पेपर लगा चुके हैं। आज 8 का पेपर लगाएंगे, ठीक है। तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। अच्छा, केवल एमटीएस ही नहीं, इसके पहले हम लोग सीएचएसएल का, सीजीएल का, स्टेनो का, सीपीओ का, आईबी का, सबका पेपर लगाए हैं। तो ढेर सारा सेट है, प्रीवियस पेपर डिस्कशन किया हुआ। आप जितना करेंगे आपके भर का सफिशिएंट होगा, और जब तक आप उन सबको ख़त्म कर पाएंगे तब तक इधर हम 150 और लगवा देंगे, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी लगातार बनी रहेगी। रात में 10 बजे लाइव भी हैं हम लोग। रात में 10 बजे लाइव में क्या कर रहे हैं, इसमें लाइव में वो कैब चल रही है। वो कैब कौन सी, प्रीवियस ईयर की। और अभी जो प्रीवियस ईयर चल रहा है वो 2020 ही चल रहा है, 2023 चल रहा है। तो 2023 के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं एसएससी के, उन सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए साइनोनिम्स हम करा चुके हैं। इस समय जो हम लोग चल कर रहे हैं वो हैं इडियम्स। ये इडियम्स कौन से हैं, 2023 के एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए इडियम्स हैं। इसके बाद हम लोग एंटोनीम कराएंगे। एंटोनीम के बाद फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद फिर हम लोग ग्रामर के पोर्शन पे आ जाएंगे। ये सारे एरर्स कराएंगे, सारे फिलर्स कराएंगे, एक एक करके 2023 का सारा करवा देंगे, ठीक है। चलिए, तो पीडीएफ आपने सॉल्व कर ही लिया होगा। और चलिए देखते हैं आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन किसका है, वो साइनोनिम का क्वेश्चन है। साइनोनिम किसका बताना है बेटा, साइनिकल का बनाना है। अब साइनिकल देखो, सेंटेंस पढ़ो। राय वाज साइनिकल अबाउट लव। तो वो लव के बारे में, प्यार के बारे में साइनिकल था। यहाँ साइनिकल, एक्चुअली जो साइनिकल होता है उसकी मीनिंग क्या होती है, दूसरों में कमियां निकालने वाला, ठीक है। पर्सन हु फाइंड्स फॉल्ट इन अदर्स, उसको साइनिकल कहते हैं। अब यहाँ लव में फॉल्ट फाइंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी आदमी को प्यार में कमियां नज़र आती हैं तो इसका मतलब वो प्यार को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होगा, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख नहीं रहा होगा। तो किसी भी चीज़ को अगर आप नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आप क्या कहे जाएंगे, पेसिमिस्टिक कहे जाएंगे ना, आप ऑप्टिमिस्टिक तो कहे नहीं जाएंगे। तो दिस इज योर आंसर। ट्रस्टिंग अपोजिट हो जाएगा। अगर वो लव के प्रति साइनिकल है तो ट्रस्टिंग अपोजिट हो जाएगा। ओबेस का मतलब क्या होता है, ओबेसिटी बना हुआ है इसी से, मोटापा के लिए आ जाएगा। प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिव, फर्टाइल, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई ऐसी चीज़, जैसे आपका दिमाग है बहुत तेज काम करता है, तो आपको दिमाग क्या कहा जाएगा, प्रोलिफिक माइंड कहा जाएगा, प्रोडक्टिव माइंड कहा जाएगा, फर्टाइल माइंड कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन का सब कुछ हो गया। दूसरे क्वेश्चन में देखो, दैट कैन सब्सटीट्यूट, अंडरलाइन किया है, लीड टू हायर, ठीक है, लीड टू हायर कंसंट्रेशंस। अब हम पढ़ के देखते हैं इसमें आखिर क्या दिक्कत आ रही है। चलिए, लार्जर इमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज का जितना ज़्यादा इमिशन होगा, अच्छा उसके बाद लिखा है लीड टू हायर कंसंट्रेशन, उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उनका इन द एटमॉस्फेयर। तो जाहिर सी बात है, सही तो है। अच्छा, यहाँ पे इमिजन्स लिखा है। इमिजन जो है सब्जेक्ट प्लूरल है, और लीड क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी ठीक है। लीड के बाद टू लगता है, ये भी सही है। हायर कंसंट्रेशन, अब यहाँ लिखा है कि लार्जर, ये जब कंपैरेटिव डिग्री में होगा तो यहाँ पे हायर भी कंपैरेटिव डिग्री में होगा, तो हायर कंसंट्रेशन। अच्छा देखो, एक मिस्टेक है इसमें, ग्रामेटिकल मिस्टेक एक है, लेकिन वो अंडरलाइन नहीं है। अब वो पर्सन अंडरलाइन नहीं है तो हम निकालेंगे नहीं। अभी हम लोग क्या हैं, वी आर बाउंड टू फाइंड एनी एरर इन मेंशन्ड एरिया। जो भी पार्ट अंडरलाइन किया गया है हम केवल उतने में ही करेक्शन करना है, और करेक्शन भी वही करना है जो दिया गया है, उसके अलावा हम अपने मन से नहीं करते हैं। तो जो गिवन करेक्शन है उसमें कुछ करेक्शन करने लायक नहीं है, लीडेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक जनरल ट्रूथ है, पास्ट में नहीं जाएगा। इज लीड, इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती नहीं है, तो करेक्शन तो फिलहाल गलत है। हैव के साथ लीड नहीं, लीडेड लगना चाहिए, लेड लगना चाहिए था, थर्ड फॉर्म होती, गलत हो जाता है। तो
तो जो इम्प्रूवमेंट है वो सारा का सारा गलत है। तो फिलहाल आपका आंसर यहाँ पर जो होगा वो कौन सा होगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अब मैं वो बात करता हूँ जो मुझे बतानी थी कि इसमें गलती तो है, गलती जो कि यहाँ पूछी नहीं गई है वही वाली गलती है। अब आप समझिए, चलिए मेरी बात समझिए। यहाँ लिखा है लार्जर इमिशन ऑफ गैस हाउस ग्रीन हाउस गैसेज, आगे लिखा है लीड्स टू हायर कंसंट्रेशन। तो जब दोनों जब पैरेलल इंक्रीज हो रही है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन बढ़ रहा है वैसे वैसे उनका कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। तो जब पैरेलल इंक्रीज या पैरेलल डिक्रीज होती है, जैसे हम लोग कहते हैं मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, तो ये स्टेटमेंट गलत होता है। वी शुड से द मोर स्टडी द मोर कन्फ्यूजन, हमें ये कहना चाहिए, क्योंकि जब पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज के पहले हमको दा लगाना पड़ता है। जैसे द मोर स्टडी द मोर कन्फ्यूजन, द हायर वी गो द कोल्डर इट इज, दोनों में दा लगाना पड़ता है। वैसे ही द लार्जर इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लीड्स टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये आना चाहिए था, पर कोई बात नहीं है अगर ऐसा है। नहीं तो फिलहाल जो अवेलेबल ऑप्शन है उन्हीं में से डी वाला, ये चौथा वाला ही करेक्ट होगा। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भाई। इसमें क्या करना है, आपको एरर बतानी है। तो इस चारों सेंटेंस में एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। तो हम शुरू करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। लिखा ही इज एन लायर। देखो लायर में, देखो लायर हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, लायर ये होता है ना, तो पहला जो साउंड है एल ए का वो किसका आ रहा है, ल का। ल मतलब क्या हुआ, कंसोनेंट हो गया। कंसोनेंट के पहले हम लोग एन नहीं लगाते हैं, अ लगाते हैं। ही इज अ लायर हु वर्क्स फॉर अ प्रेस्टिजियस लॉ फर्म, ठीक है। तो अ लगना चाहिए, तो गलती पहले में ही हो गई, तो यही हमारा आंसर बन गया। अब नीचे चेक करने की ज़रूरत ही क्या रह गई, जब उन्होंने कहा था एक सेंटेंस में गलती है और पहले ही सेंटेंस में एरर मिल गई, तो छोड़ो अब, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम, ये अंडरलाइन इडियम। एक इडियम दिया हुआ है ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 का मतलब बताओ, कहो तो कंटेक्स्ट पढ़ देते हैं। ही वॉज ऑन क्लाउड 9, वो क्लाउड 9 पर था व्हेन ही गॉट एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। किसी आदमी का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए तो आदमी ऑन क्लाउड 9 होगा। ऑन क्लाउड 9 होने का यहाँ क्या मतलब होगा, बहुत खुश होगा, ओवरजॉयड होगा, एक्साइटेड होगा, यही सब होगा। तो अवेलेबल टू बी कॉल्ड नहीं, अनसेटल्ड नहीं, इन्वॉल्व्ड इन यूजलेस जर्नी नहीं, वेरी हैप्पी ये होगा ना, बहुत खुश होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पर इन्होंने कहा दैट कैन रेक्टिफाई, अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें कुछ गड़बड़ है और कह रहे हैं कि कोई चीज़ बताओ जो मतलब इसमें जो गलती है उसको रेक्टिफाई किया गया हो। लिखा यू आर द ब्यूटीफुल वुमेन आई हैव एवर सीन, तुम एक बहुत खूबसूरत महिला हो जिनको मैंने कभी देखा है। तो इसके पहले भी मैंने एक बार आप लोगों को बताया था कि जब भी सेंटेंस में एवर लग जाता है, ध्यान रखिए ये एवर दो चीज़ें फिक्स कर देता है। एक तो सेंटेंस का टेंस क्या होगा, सेंटेंस का टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट, ये श्योर हो जाएगा, ठीक है, एवर लगने पर परफेक्ट हो गया। दूसरा श्योर क्या करता है, सुपरलेटिव डिग्री, यूज ऑफ सुपर, जो भी एडजेक्टिव होगा वो सुपरलेटिव डिग्री में होगा और जो टेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो आई हैव एवर सीन ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में है, लेकिन जिसके लिए लग रहा है द ब्यूटीफुल वुमेन ये सुपरलेटिव में होना चाहिए। तो द ब्यूटीफुल वुमेन नहीं, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन। कहने का मतलब हुआ कि आप सबसे खूबसूरत महिला हो जिनको मैंने कभी देखा है। तो मोस्ट यहाँ क्या लगाओगे, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। एवर के साथ सुपरलेटिव डिग्री लगती है, ठीक। चलिए तो आपका आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से वही एक इडियम दिया हुआ है, तो इस इडियम की मीनिंग आपको बतानी है। तो इडियम क्या है, बाय फेयर मीन्स और फाउल। तो फेयर का मतलब क्या होता है, उचित होता है, और फाउल का मतलब होता है अनुचित होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी काम में केवल सफलता चाहते हैं, चाहे जैसे भी, मतलब हम सफल हो जाएं। बाय फेयर और अनफेयर मीन्स कैसे भी सफल हो जाएं, ठीक है। चलो, टू गेट वंस वे विद ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी, यही हो गया। हम अपना काम कर लें, चाहे ईमानदारी से करना पड़े चाहे बेईमानी से करना पड़े, किसी भी तरह हो जाए। तो ये होता है बाय फेयर मीन्स और फाउल, या बाय फेयर और अनफेयर मीन्स एनी हाउ, किसी भी तरह से। तो पहला वाला ऑप्शन हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, 7 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। स्टेटमेंट क्या है, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कोई ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अथीस्ट कहते हैं। थियो क्या लगता है, जब भी हम थीस्ट क्या होता है, ईश्वर में विश्वास करने वाला, इसके पहले आ लगा दोगे तो क्या होगा, ईश्वर में विश्वास ना करने वाला।
तो कौन हो गया, अथिस्ट हो गया। बिलीवर का मतलब विश्वास करने वाला, प्रीस्ट पुजारी होता है, मोंक क्या होता है, मोंक होता है साधु सन्यासी के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। इसमें क्या क्वेश्चन, अ पर्सन हु फीड्स ऑन एनिमल फ्लैश, एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन फ्लैश है, एनिमल पढ़ दिया था मैंने, जो इंसान का मांस खाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैनिबल। क्या कहते हैं, कैनिबल, इंसान का मांस खाता है। अब नज का मतलब क्या होता है, नज का मतलब होता है बहुत प्यार से छूना, मतलब प्यार से स्पर्श करना, बड़े प्रेम से धीरे से स्पर्श करना। जैसे बड़े लोग हमारे सर पे कभी हाथ फेरते हैं, ये होता है बड़े प्यार से। जैसे कोई छोटा बच्चा हो गोद में होता है तो उसको आप छूते हैं तो बड़े प्यार से धीरे से स्पर्श करते हैं, वो होता है नज। कार्निवोर का मतलब क्या होता है, कार्निवोर का मतलब होता है मांसाहारी, मतलब ह्यूमन फ्लैश नहीं है वहाँ, कुछ भी किसी भी तरह का मांस खाते हैं तो कार्निवोर होया। ओमनिवोर का मतलब होता है सर्वाहारी, जो नॉनवेज भी खाता है, वेज भी खाता है, मांस भी खाता है, साग सब्जी भी खाता है, जैसे इंसान है सब कुछ खा लेता है, तो ये ओमनिवोर हो जाता है। तो आपका आंसर क्या था, कैनिबल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चनर की स्पेलिंग आपको चेक करनी है, ठीक है ना। 4 दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा है जिसमें क्वेश्चनर की स्पेलिंग एकदम से सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तक तो ठीक है, इसकी स्पेलिंग QUESTION यहाँ तक तो ठीक है क्वेश्चन तक। अब AIRE भी ठीक है, बस यही जो N है ना वो डबल N होना चाहिए, इतने की गड़बड़ी आ गई, वरना सही था एकदम से। तो क्वेश्चनर में देखो यहाँ पे डबल N तो है लेकिन IRE दिया हुआ है, यहाँ पे EIRE दिया है जबकि AIR होना चाहिए था। तो यहाँ पर देखो AIRE दिया है लेकिन N सिंगल दे दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, डबल N भी है, AIRE भी दिया हुआ है। तो पीछे से देखो खाली डबल N होगा और AIR के बाद E लगा होगा तो चौथा वाला होगा। क्वेश्चनर क्या होता है, प्रश्नावली होती है। जैसे हम कोई सर्वे करते हैं तो हम 10-15 क्वेश्चन बना के रखते हैं, ठीक है। आप सुबह ब्रश करना पसंद करते हैं, अब ये कौन नहीं करता होगा, हाँ ब्रश करते हैं। कौन सा ब्रश करना पसंद करते हैं, ब्रश कितनी बार करना पसंद करते हैं, वगैरह वगैरह दुनिया भर का ये क्वेश्चन आयर होता है जो सर्वे करने के लिए काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में तो लिखा है अपोलोजाइज्ड इन हर। अब देखो इसमें गलती क्या है, लिखा ही अपोलोजाइज्ड इन हर साइलेंटली बिफोर शी पुश्ड डीपर इनटू हर थॉट्स। तो अपोलोजाइज का मतलब क्या हुआ, माफ़ी मांगना होता है। तो जब हम किसी से माफ़ी मांगते हैं तो उसके साथ इन नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ही अपोलोजाइज्ड टू हर, ठीक है। चलिए अपोलोजाइज्ड विद नहीं, ऑफ नहीं, इन नहीं, क्या होगा, अपोलोजाइज्ड टू हर, इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन है। अच्छा अपोलोजाइज के बाद टू लगता है, लेकिन अगर जिस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हैं उसके लिए क्या लगाओगे बताओ। अपोलोजाइज के बाद 2 चीज़ लगती है, एक टू लगता है, टू समबडी, किसी से माफ़ी मांगते हैं तो टू लगेगा, और फॉर समथिंग, किसी बात के लिए हमने जो गलती की है उसके लिए फॉर लगेगा, और जिस व्यक्ति से माफ़ी मांगेंगे उसके लिए टू लगता है, ठीक है। तो केवल इतना कहना कि अपोलोजाइज के बाद टू लगता है ये सही नहीं होता, 50% ट्रू होता। अब जाके सेटिस्फेक्शन मिला, अब संतुष्टि मिली कि मैंने दोनों बताया। अपोलोजाइज के बाद अगर कोई पर्सन है जिससे माफ़ी मांग रहे हैं वहाँ टू लगाना है, और जिस गलती के लिए माफ़ी मांग रहे हैं उसके लिए फॉर लगाता है, ठीक है। चलिए अब आंसर आपका हो गया चौथा वाला। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको एरर बतानी है, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें क्या गलती है। लिखा इशिता विल प्लेइंग टेनिस फॉर हर फेवरेट टीम। तो देखो भैया विल के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो नहीं लगती ना, मैंने पहले भी बताया भी कोई भी मॉडल वर्ब विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, शार्ट, टू कुछ भी होता है तो इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो विल के साथ प्लेइंग नहीं होगा, क्या होगा, विल प्ले होना चाहिए। या करो विल बी प्लेइंग, फ्यूचर के प्लान है, फ्यूचर प्लान के लिए हम ये कर सकते हैं इशिता विल बी प्लेइंग टेनिस फॉर हर फेवरेट टीम, या तो विल बी प्लेइंग कर दो या इशिता विल प्ले कर दो, दो में एक काम करना पड़ेगा, या तो विल प्ले या विल बी प्लेइंग। तो गलत फिलहाल ये हो तो गया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में भी एरर ही बतानी है। लिखा है योर यंगर डॉटर, आपकी छोटी वाली बेटी कनू जिसका नाम है, प्रिफर डार्क चॉकलेट टू योगर्ट। तो प्रिफर
देखो प्रिफर किसके लिए लगा है, कनु के लिए लगा है, या आप कह दो यंगर डॉटर के लिए। तो यंगर डॉटर और कनु दोनों एक ही हैं, और दोनों एक ही हैं, और ये क्या है, सिंगुलर है, एक बच्ची है तो सिंगुलर होगी। सिंगुलर होने का मतलब वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो प्रिफर में क्या करना पड़ेगा, आपको एस लगाना पड़ेगा। योर यंगर डॉटर कनु प्रिफर्स डार्क चॉकलेट टू योगर्ट, तो प्रिफर्स करना पड़ेगा, प्रिफर में एस लगाना होगा, ठीक है। तो कहाँ है प्रिफर, ये है प्रिफर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रिफर्स होना चाहिए था, इसलिए चौथा वाला ऑप्शन हुआ, वही वाला पोर्शन गलत है, इनकरेक्ट है। चलिए अब आगे आ जाओ, साइनोनिम बताओ। साइनोनिम किसका बताना है, डिटरमिन्ड का बताना है। डिटरमिन्ड का मतलब होता है कि हम पक्का इरादा कर चुके हैं, जो हमको करना है हम वो करके रहेंगे, चाहे जो हो जाए, तो डिटरमिन्ड होते हैं। अब इनका साइनोनिम बताना होगा, तो फ्लेक्सिबल तो होगा नहीं, क्योंकि फ्लेक्सिबल चेंज भी कर सकता है अपने इरादे को, ये नहीं होगा। एलिवेटेड का मतलब क्या होता, ऊपर की ओर उठा हुआ, ये होता एलिवेटेड मतलब ऊपर की ओर उठा हुआ। फेमस मतलब प्रसिद्ध होगा, है तो अच्छा वर्ड, लेकिन यहाँ मतलब डिटरमिन्ड के काम का नहीं है। डिसिसिव का मतलब होता है ये बना है डिसीजन से। डिसिसिव का मतलब एक बार फैसला ले लिया तो फिर बदलना नहीं है। तो ये रहा आपका साइनोनिम ऑफ डिटरमिन्ड। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें बिहेवियर, एक वर्ड दिया है बिहेवियर, 4 ढंग से लिखा हुआ है, एक स्पेलिंग ऐसी है जो सही है, बाकी तीनों गलत हैं। तो पहले आप समझो बिहेवियर की स्पेलिंग क्या होती है, BEHAVI है, इतना हो गया, VI है। आई के बाद आप क्या लगा दो, लास्ट में भी आर वाली स्पेलिंग है, OUR वाली, ठीक है। तो पहले तो OUR ढूंढो, तो यहाँ OUR है नहीं, यहाँ OUR है नहीं, यहाँ पे OUR है, यहाँ OUR है नहीं, हमारा काम हो गया, ठीक है कि नहीं। चलिए तो एक ऐसे ही काम हो गया, बिहेवियर में कौन सा हो गया, थर्ड वाला हो गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको साइनोनियम बताना है किसका, ऑब्वियस का। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है, देखो ऑब्वियस का मतलब होता है एकदम से क्लियर होता है, ठीक है। एक दूसरा वर्ड होता है अपारेंट, समझ रहे हो, अपारेंट का मतलब ही होता है एकदम से क्लियर होता है। और एक और वर्ड होता है एविडेंट। एविडेंट का मतलब भी होता है, एविडेंस नहीं है, एविडेंट है, इसका मतलब एकदम क्लियर, स्पष्ट, ठीक है। एक और वर्ड होता है लूसिड। लूसिड मतलब किसी चीज़ की मीनिंग जब एकदम स्पष्ट होती है, एकदम क्लियर होती है, तब हम ये कह सकते हैं। एक और वर्ड होता है एक्सप्लिसिट, ठीक है, एक्सप्लिसिट, ये भी होता है क्लियर और स्पष्ट, क्लियर, अपारेंट, स्पष्ट, ऑब्वियस, ये सब होता है। तो ऑब्वियस यहाँ पे दिया ही है, इतने सारे 1 2 3 4 5 साइनोनिम बता दिए, ठीक है। तो देखो इसमें से कोई ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में एक कौन दिया है, क्लियर दिया हुआ है, ठीक, ये ऑप्शन हो गया आपका। और ओपेक क्या होगा, ओपेक इसी का एंटोनिम है, मर्की उसी का एंटोनिम है, एम्बिगुअस उसी का एंटोनिम है, और इम्प्लिसिट आ जाएगा तो वो भी उसी का एंटोनिम हो जाता है। चलिए तो आपका आंसर रहा क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 16 इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बता रहा है। इनकरेक्टली, ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्टली एक वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग गलत है। तो रिदम की स्पेलिंग सही है, आंसर नहीं होगा। फ्रेंड की स्पेलिंग सही है, आंसर नहीं होगा। मेंटेनेंस की स्पेलिंग गलत है। तो मेंटेनेंस में ये जो TAN लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होगा, TEN होगा, ठीक है। तो आंसर फिलहाल आपका ये है, इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग सही है, ठीक। तो मेंटेनेंस की स्पेलिंग आप कैसे याद रखोगे, पहले तो आप लिखो मेंटेन क्या होता है, एक होगा मेन, और यही स्पेलिंग सेम आ जाएगी टेन, TAIN MAIN TAIN, तो ये मेंटेन की स्पेलिंग होती है। लेकिन जब मेंटेनेंस की बनाते हो तो इसमें कुछ चेंज हो जाता है। देखो मेंटेनेंस में होता क्या है कि जो मेन है उसकी स्पेलिंग तो यही रहेगी, MAIN ही रहेगी, लेकिन ये जो 10 है ये इसमें 10 हो जाता है, यहाँ TEN हो जाएगा, और बाद में फिर ANCE हो जाएगा, समझ गया कि नहीं, मेंटेन, ये होगा मेंटेनेंस, ठीक है। अब क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 17, जिसमें आपको खाली जगह में भरना है। इनमें से कोई एक चीज़ लगेगा, गिव मतलब देना, गेस्ट मतलब मेहमान, जानते हो, गेस हो गया, एक जिस्ट हो गया। जिस्ट क्या होता है, सारांश होता है। तो देखो इसमें से कौन सा वर्ड सुटेबल है भरने के लिए। तो दे आर गोइंग टू गिव मी अ लवली प्रेजेंट, वो मुझे एक लवली प्रेजेंट देना जा, बहुत सुंदर सा प्रेजेंट गिफ्ट देने जा रहे हैं। बट आई कैन नॉट डैश व्हाट इट विल बी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या होगा यहाँ ये, ठीक है। तो लेकिन मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ, मैं गिव नहीं कर पा रहा हूँ, गेस्ट नहीं कर पा रहा, गेस्ट नहीं कर पा रहा, तो ये हो जाएगा बट आई कैन नॉट गेस, समझ में नहीं आ रहा, अंदाजा नहीं लग रहा है कि वो कौन सा गिफ्ट होगा,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। 18 में क्या है, आपको इडियम बताना है। मीनिंग है इडियम की। इडियम क्या दिया है, एज फोनी एज अ $3 बिल। जब भी आ जाएगा आ $3 बिल का मतलब समझ लेना ये क्या है, फेक है। ठीक है, कोई भी चीज़ उसके पहले लगा, फोनी का मतलब समझ में आए ना आए, जहाँ भी आया आ $3 बिल वो क्या हो गया, फेक होगा, फर्जी होगा, बोगस होगा, नकली होगा। ठीक है, तो ये लिखा समथिंग दैट इज फेक, ये हो गया, जेन्युइन हो ही नहीं सकता। एक $3 बिल फर्जी, क्योंकि $3 का होता ही नहीं है कुछ। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। 9 पे 9 पे वन वर्ड बताना है आपको। स्टेटमेंट क्या है, एन एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी आफ्टर डेथ। तो डेथ के बाद, मृत्यु के बाद जो मरने का कारण पता लगाया जाता है ना, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड आउट द काज ऑफ डेथ, इसका जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऑटोप्सी, ये हो गया। ठीक है, ऑटोप्सी, या इसी को पोस्टमार्टम भी कहते हैं हम लोग। पोस्ट मॉर्टम, MORTEM होता है पोस्टमार्टम। तो आंसर मिला आपको पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी नहीं दिया हुआ है तो पोस्टमार्टम दे दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहना है, मीनिंग ऑफ अंडरलाइन इडियम। तो फिर से इडियम आ गया। ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट। देखो रमेश ऑलवेज ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट। क्या मतलब होता है ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट का, इसका मतलब होता है आदमी अपने ही बारे में शुरू होता है, अपनी डींगे अपने ही बारे में हाँके जा रहे हैं, हाँके जा रहे हैं, हाँके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, लपेट न पाओगे। तो चलिए देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा सुटेबल होता है। डज हिज वर्क, ओन वर्क नहीं होगा। डिपेंड्स ऑन अदर्स, ये भी नहीं होगा। प्रेजेज हिमसेल्फ, ये होगा जब आदमी अपनी ही तारीफ करता रहता है, ये तो अभी बताया था मैंने। यह है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक। इसमें करना क्या होता है कि एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ में 5 खाली जगहें होंगी, वहाँ पे एक नंबर पड़ा होगा, उन नंबरों पे कौन सा वर्ड सुटेबल होना चाहिए, इसके लिए 4 ऑप्शन होते हैं। जिससे पहले वाले नंबर पे देखो यहाँ पे जो खाली जगह दी हुई है, इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन वहाँ पे सुटेबल वर्ड फिट होगा, ये आपको ढूंढना है। ऐसे ही 5 के लिए होगा। तो इसके लिए आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। चलिए एक बार हम सेंटेंस को सेंटेंस नहीं, पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। लिखा है, वन ऑफ द डैश ट्रेजेडीज इज सीइंग समवन विद इनक्रेडिबल टैलेंट गेट डैश बिकॉज ही और सी लैक्स सम बेसिक स्किल्स। इन्होंने कहा कि एक जो मतलब ट्रेजेडी होती है, एक जो सबसे बड़ी गड़बड़ी है, कमी है, वो ये देखना है कि कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर इनक्रेडिबल टैलेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत सारे टैलेंट हैं, वो गड़बड़ कर जाता है या नहीं सक्सेसफुल हो जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि वो लैक करता है, एक कोई बेसिक स्किल उसके अंदर नहीं होती, उसके एक उस बेसिक स्किल की कमी की वजह से उसके अंदर का भरा टैलेंट पूरा कुछ नहीं कर पाता है। आगे लिखा कि दिस बुक, ये किसी किताब के बारे में पैसेज है कि दिस बुक डैश द नंबर 1 रीजन एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स डिरेल। तो ये बताती है, ये किताब है, उसमें एक सबसे जो नंबर 1 का रीजन है उसको बताती है, जो हमारे जो बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव हैं वो डिरेल कैसे हो जाते हैं। डिरेल का मतलब वही हो जाता है सक्सेसफुल नहीं होते हैं। इसलिए ये वर्ड रेल का है। तो डिरेल का मतलब होता है जब गाड़ी या ट्रेन पटरी पर से उतर जाती है तो उसको डिरेल कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, एंड इट प्रोवाइड्स एक्सट्रीमली हेल्पफुल टूल टू ऑपरेट इन फास्ट स्पीड एक ही चीज़ है, रिजल्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट। और यही किताब ये भी बताती है, इसी बुक के लिए लिखा है ना ये बुक बताती है एक्सट्रीमली हेल्पफुल टूल्स, बहुत सारे ऐसे काम के टूल आपको बताती है, टू ऑपरेट इन, आप कैसे करें, कैसे काम करें इस फास्ट पेस्ड मतलब तेज़ी से चलती हुई रिजल्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में, जो रिजल्ट देखता है ऐसे माहौल में आप कैसे काम करेंगे। आई एम इम्प्रेस्ड बाय हाउ, मैं इस बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ कि हाउ इंसाइटफुल डैश वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस्ड इट इज़। मैं इस बात से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि ये किताब कैसी है। तो इस किताब के बारे में बताया, किताब इंसाइटफुल है, और देखो यहाँ भी कामा लगा, यहाँ भी कामा लगा, तो ये जो वर्ड लिखे हैं इंसाइटफुल, वेल ऑर्गेनाइज्ड, फोकस्ड, ऐसा ही कोई वर्ड यहाँ 4 नंबर पर भी आना चाहिए। ठीक, आगे ये सेंटेंस कह रहा है कि इट विल श्योरली हेल्प वन डैश सेवरल डिफिकल्ट सिचुएशंस।
ये जो बुक है वो निश्चित रूप से आपको कई डिफिकल्ट सिचुएशन से उबरने में हेल्प करेगी। तो यहाँ कौन सा वर्ड लगाएंगे? उबरना, जिसको कह सकते हो गेट ओवर होता है, गेट ओवर लगाएंगे। कुछ गेस कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग कहाँ क्या लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा गेस करके देखो क्या लगा पाओगे। इसके पहले मैं ज़रा इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर गेस लगाते हैं दोनों लोग साथ में बैठ के। ठीक, चलिए। तो पहले के लिए यहाँ इन्होंने कहा कि वन ऑफ डैश ट्रेजेडीज, तो वन ऑफ द लिखे हो तो आगे क्या लगना चाहिए? सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए, क्योंकि ट्रेजेडीज तो है ही। वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आना चाहिए, ट्रेजेडीज ही लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री में कोई एडजेक्टिव चाहिए, तो ग्रेटर है, ग्रेटेस्ट है, मोर ग्रेट है और ग्रेटर है। तो मोर ग्रेट तो होगा नहीं, मोर ग्रेट से अच्छा ग्रेटर ही है। अच्छा, वन ऑफ द लगाते हो तो ग्रेटर लगता नहीं है, ना ग्रेट लगता है, बल्कि क्या लगता है? ग्रेटेस्ट लगता है। तो वन ऑफ द के साथ हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं, तो पहले वाले का काम हो गया है। चलिए दूसरे वाले फिलर के लिए देखते हैं क्या लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि ये देखना, एक सबसे जो ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज है वो ये देखना है कि समवन विद इनक्रेडिबल टैलेंट, कोई व्यक्ति जिसके अंदर इनक्रेडिबल टैलेंट था, वो गेट डैश, वो डैश हो जाता है बिकॉज ही आर सी लैक्स सम बेसिक स्किल। अब इसमें इसी बात के लिए यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है डिरेल, ध्यान देना। इन्होंने कहा कि दिस बुक डैश द नंबर ऑफ वन रीजन एग्जीक्यूटिव्स, मतलब क्या हुआ? एकदम टॉप क्लास के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो डिरेल हो जाते हैं। डिरेल का मतलब अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। तो अगर इन्होंने यहाँ पर उसी रेफरेंस में डिरेल वर्ड यूज़ किया है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? हम भी डिरेल, अगर मिल जाता है तो हम डिरेल लगाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है? चैनलाइज लिखा है, डैमेज लिखा है, डिरेल लिखा है और अपलिफ्टेड लिखा है। ठीक है, तो असफल होने के लिए हम चैनलाइज्ड और अपलिफ्टेड तो लिखेंगे नहीं। अच्छा, गेट के बाद थर्ड फॉर्म लगनी ही है, तो डैमेज्ड लिखें या डिरेल्ड लिखें, तो इसी सेंस में यहाँ पर एक वर्ड दिया ही है इन्होंने, वन रीजन, रीजन भी दिया है, कारण दिया है, उसी बात के लिए कारण दिया है जिसका उन्होंने ऊपर जिक्र किया है। तो जो वर्ड इन्होंने लगाया था वही वर्ड हम भी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म में भी, ग्रामेटिकली भी सही है। तो यहाँ पे क्या करोगे? डैमेज्ड से ज़्यादा अच्छा वर्ड कौन होगा? डिरेल्ड होगा। अगर इन दोनों में चुनने की बात आए तो वही वर्ड चुनना जो राइटर ने खुद भी यूज किया हुआ है। ठीक है, तो दूसरा हो गया। अब तीसरे में देखो क्या लगाना है, थर्ड वाला, यहाँ वाला, दिस बुक डैश द नंबर वन रीजन एग्जीक्यूटिव्स डिरेल। ठीक है, तो ये वर्ड क्या करती है? नंबर वन रीजन मतलब क्या हुआ? जो टॉप क्लास का कारण होता है उसको। तो अब यहाँ क्या करता? एक तो ऑप्शन हमारा क्या था? दिस बुक डील्स विद, इस बुक में क्या चीज़ लिखी हुई है, किस समस्या का समाधान है। तो अगर डील्स विद होता तो ठीक था। नंबर वन रीजन, इसका जो कारण है, जो टॉप क्लास का रीजन है, उसी समस्या का समाधान करती है। तो अब डील विद के लिए क्या लगाओ? दिस बुक नेग्लेक्ट्स तो होगा नहीं, क्योंकि वो सॉल्व कर रही है। डेवर का मतलब निगल लेना, यह भी नहीं होगा। डिमीन का मतलब क्या होगा? डिमीन का मतलब किसी चीज़ को डिवैल्यूएट करना, किसी चीज़ की वैल्यू को घटा के दिखाना, या ऐसे डिवैल्यूएट का मतलब आप ये भी समझ रहे हो कि नीचा दिखाना। तो ये किताब उस नंबर वन रीजन को नीचा दिखाती है? नहीं, नीचा दिखाने का कोई सेंस नहीं है, ना तो उसको निगल लेती है। बल्कि एड्रेसेस का मतलब क्या होते हैं? एड्रेसेस का मतलब होता है चैलेंज को दूर करना या समस्या का हल निकालना। ये जो एड्रेसेस लिखा है, देखो, एक एड्रेस होता है जिस घर पे जहाँ आप रहते हैं वो आपका पता हो गया। एक एड्रेस होता है जब हम सभा वगैरह को संबोधित करते हैं। एक एड्रेस और होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जैसे हम कहते हैं कि वी विल ट्राई टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, हम पोल्यूशन की प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी के प्रॉब्लम को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। डिमांड को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। डिमांड का मतलब कि वो मांग को पूरा करना, तो एड्रेस का मतलब सप्लाई होता है, सॉल्व होता है, रिजॉल्व होता है। ठीक है, तो ये होता है समस्या को सॉल्व करने के लिए लगता है। तो इन्होंने कहा कि ये किताब नंबर वन रीजन को क्या करती है? डील करती है, मतलब एड्रेस करती है। तो यहाँ क्या लगा देंगे? सबसे सुटेबल क्या होगा? रीजन है, प्रॉब्लम है, तो उसको हम एड्रेस से सीख करेंगे। क्लियर? चौथे नंबर पे आ जाओ। तो इन्होंने सब किताब, अच्छा अगले वाले पे आते हैं जहाँ हमको ऑप्शन मिलेगा। तो इस 4 में क्या क्या इस किताब के बारे में कहा है कि ये किताब इंसाइटफुल है, ये किताब डैश है, ये किताब वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ये किताब वेल फोकस्ड है। तो इनसे मिलता जुलता वर्ड क्या होगा? कम्बरसम निगेटिव वर्ड होता है, भारी भरकम। तो इंसाइटफुल के पॉजिटिव टोन का वर्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉजिटिव है, फोकस्ड पॉजिटिव है, तो यहाँ भी हमको पॉजिटिव टोन का वर्ड चाहिए।
कम्बरसम क्या होता है, नेगेटिव टोन का वर्ड है तो नहीं लगेगा। पेसिमिस्टिक नेगेटिव टोन का वर्ड है, ये भी नहीं लगेगा। सोफिस्टिकेटेड पॉजिटिव टोन का है और रीडेबल पॉजिटिव टोन का है। तो सोफिस्टिकेटेड क्या होता है, सोफिस्टिकेटेड लोगों के लिए लगता है, सोसाइटी के लिए लगता है, जो इलाइट क्लास होता है, पढ़ा लिखा संभ्रांत कुलीन वर्ग होता है। तो ये किताब की विशेषता नहीं होगी, बुक तो सोफिस्टिकेटेड नहीं हो सकती, सोफिस्टिकेटेड पर्सन होता है, सोसाइटी होती है, तो बुक क्या होगी, रीडेबल होगी। तो ये बुक की अच्छी विशेषता होगी, रीडेबल है तो वो। तो आंसर आपका थर्ड वाला हो गया। अब आ जाओ लास्ट वाले में, ये आखिरी क्वेश्चन है फिर नंबर 5 का। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, देखो, इट विल श्योरली हेल्प वन डैश सेवरल डिफिकल्टी सिचुएशन, मतलब आपको डिफिकल्ट सिचुएशन से उबरने में मदद करेगी। तो रिजेक्ट करना तो ये होगा नहीं, सिचुएशन डिफिकल्ट सिचुएशंस को रिजेक्ट करना नहीं होगा, कंडेम मतलब आलोचना करना नहीं होगा, डिस्करेज करना भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सैल्वेज। सैल्वेज का मतलब होता है गेट ओवर। आप किसी समस्या को गेट ओवर कर पा रहे हैं, उस समस्या से आप उबर पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सैल्वेज। दिस बुक विल हेल्प यू सैल्वेज सेवरल डिफिकल्ट सिचुएशंस। ये अच्छा वर्ड है, नोट कर लेना। सैल्वेज का मतलब क्या होता है, टू गेट ओवर या विन ओवर सम प्रॉब्लम। क्लियर। चलिए, तो ये हमारा 25 क्वेश्चन इसका भी हो गया। किसका था आज हम लोगों ने एंट्री मारी है किसमें, 8 सितंबर में, 8 सितंबर का है ये। अभी फर्स्ट सेशन इसका हमारा हो गया, सेकंड और थर्ड सेशन होना बाकी है, ठीक है। उसके बाद एक एक करके बढ़ते रहेंगे और आधे से ज़्यादा, आधे के करीब हम आ गए हैं एमटीएस में। धीरे धीरे ये भी सेशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा जो रात में 10 बजे का सेशन चल रहा है वो कैब वाला, आज रात में हम लोग करने जा रहे हैं CGL 2023 टीयर 1 में जितने भी एडियम्स आए थे उन सबको कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने आधा कर लिया था, कल 35 क्वेश्चन किए थे। आज इसका जो बचा हुआ है वो 35 हो, 36 हो, 40 हो, ऐसे ही आसपास, मतलब 35 से 40 के बीच में ये क्वेश्चन रहेंगे। तो आज रात में फिर 10 बजे हम लोग लाइव होंगे और इसमें डिस्कशन होगा CGL 2023 में जो एडियम्स पे क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे एडियम्स इकट्ठा करके। उम्मीद है आप लोग रात में 10 बजे हमसे फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।